नमस्कार, मैं अमर उजाला से नितिन यादव हूँ। तेलंगाना के चुनावी दौरे पर मेरे साथ हैं के कविता जी। बीआरएस की वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी हैं। निज़ामाबाद उनका गढ़ है, उनका इलाका है। वहाँ से वो लगातार चुनाव भी लड़ती रही हैं और वहाँ के लोग बीच में सक्रिय रहती हैं। निज़ामाबाद में उन्हीं के साथ हूँ। कविता जी, बीआरएस की क्या प्रोस्पेक्ट हैं इस बार इलेक्शन में? आप किस तरह से लगता है आपको कि कितनी सीटें आएंगी और किस तरह सरकार बनेगी बीआरएस? देखिए, बीआरएस ने तो हमेशा ही लोगों में रह के काम किया है, तो मुझे लगता है लोगों का प्यार ऐसा ही है, कायम है। तो ज़रूर इस बार भी, तीसरी बार भी सरकार में आएंगे। और मेरा सोचना ये है कि 100 सीट के करीब करीब आएंगे हमारे, क्योंकि कहीं भी आप ज़मीनी स्तर पे जाके बात करो, लोग तो यही बोलते हैं कि हमें सब कुछ मिला है, तो दूसरा चॉइस की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस। हमारे नेता केसीआर साहब के नाम पे हम इस बार भी इलेक्शन जीतेंगे और अच्छी सीट से जीतेंगे। जिन योजनाओं की आप बात कर रही हैं, जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, सही लोगों तक पहुंची नहीं, कम लोगों तक पहुंची हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो कहने के लिए कुछ भी कहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब डेटा आप देखते हो, हमने 65 लाख फार्मर्स को 72,000 करोड़ दिया है पिछले 10 सीज़न में, फार्मिंग सीज़न में। और अभी जो यहाँ पे पेंशन चलती है 44 लाख लोगों के लिए, एवरी ईयर हम 11,000 रुपीज़ का पेंशन देते हैं। तो पहले कांग्रेस के ज़माने में 200 रुपये का पेंशन होता था, अभी बीआरएस के ज़माने में 2,000 रुपये का पेंशन है। और वो आगे चल के और भी बढ़ने वाला है, 5,000 तक हम बढ़ाने वाले हैं। और हिंदुस्तान में 16-17 स्टेट्स में बीडी वर्कर रहते हैं, लेकिन कहीं भी उनको पेंशन नहीं मिलता है, सिर्फ तेलंगाना में मिलता है। हिंदुस्तान भर में डायलिसिस के पेशेंट्स बहुत होंगे, लेकिन कहीं भी उनको पेंशन नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ मिलता है। फ्री बस पास मिलता है। डायलिसिस सेंटर हमने पहले 3 थे कांग्रेस के ज़माने में, अभी 104 बनाए पूरे स्टेट भर में। तो आप जितने भी स्कीम्स देख लो, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है हमारी गवर्नमेंट में। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको, उनका ज़रूरत हमने पूरा पूरा ख्याल उनके इसको रखते हुए हमदर्दी के साथ हमने काम किया है, विथ वेरी ग्रेट सेंसिटिविटी। ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में नहीं था कभी भी। कांग्रेस हमेशा लोगों को पेपर की तरह देखती है, वोट बैंक की तरह देखते हैं, लेकिन हम लोगों को लोगों के जैसा देखते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के जैसा देखते हैं। तो इसीलिए गरीब घर में किसी बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है, तो आप बोलिए हिंदुस्तान भर में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो गवर्नमेंट एम्बुलेंस उनके घर जाएगा, मंथली चेकअप के लिए बेटी को बिठाएगा, फिर हॉस्पिटल ले जाएगा, फिर वापस घर तक ड्रॉप करके आएगा। ऐसा कोई भी स्टेट में नहीं है, कोई भी कंट्री में नहीं है। और जब डिलीवरी होता है तो बच्ची के लिए भी एक अच्छा किट देते हैं, जिसमें मेरा बेटा शायद यूज़ करता होगा और किसी के बेटे यूज़ करते होंगे, बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से। उसी तरीके का जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट ही हम देते हैं बच्चों के लिए। और जब लड़की होती है तो हम पैसा ज़्यादा देते हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच वाली गवर्नमेंट है, लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट वाली गवर्नमेंट है, सेंसिटिविटी के साथ डील करने वाले लीडर है। तो इसीलिए मुझे पूरा पूरा भरोसा है, लोग भी हमें अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही समझते हैं और वापस चुन के लेके आएंगे। कांग्रेस कह रही है कि बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं, एक साथ हैं। आप माइनॉरिटीज़ आपकी बड़ी वोट बैंक रही है, काफ़ी सारे लोग अभी आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है लगातार कि उसमें ओवैसी जी को भी जोड़ लीजिए कि सब तीनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप लगाने में माहिर है, लेकिन उनसे मैं एक ही सीधा सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप बीजेपी से नहीं मिले हो, तो आपके ऊपर जो ईडी केस चल रहा था अभी क्यों तब पड़ा हुआ है? मैडम सोनिया जी को इंट्रोगेट किया था, राहुल जी को इंट्रोगेट किया था, और ईडी केस ऐसे ठप पड़ा है। तो क्या हम ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हैं? ऐसा नहीं होता है ना। अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के राजनीति होती है। हमारे यहाँ जनता के आधार पर राजनीति होती है, जनता की गरीबी हटाने के लिए राजनीति होती है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ पावर चाहिए होता है। सोनिया जी यहाँ पे आके बोलती है कि मेरा सपना है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पावर में आए, लेकिन केसीआर का सपना ये है कि तेलंगाना के लोगों के घर आबाद हो। ऐसा नहीं है कि बीआरएस की सरकार आए। बीआरएस की सरकार वापस आएगी क्योंकि जनता का प्यार हमारे साथ है। तो कांग्रेस लोगों को हमेशा वोट बैंक के जैसा देखती है, हम ऐसा नहीं देखते। और जो गरीब कम्युनिटीज़ है, चाहे वो मुस्लिम होने दीजिए, क्रिश्चियन होने दीजिए, दलित होने दीजिए, एसटीज होने दीजिए, उनके साथ हम पूरा पूरा है। और यही कांग्रेस की हमेशा वोट बैंक थी। कांग्रेस हमेशा लोगों को आधी पेट से भूखा रखता है और राजनीति करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम लोगों को फुल फ्लेज स्कीम देते हैं, फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस देते हैं, ताकि वो सही में आगे बढ़े। एंड वो रिज़ल्ट आप और एक 5 साल में देखेंगे किस तरीके से हमारे यहाँ दलित कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, बीसी कम्युनिटी स्ट्रांग होंगे, एसटी कम्युनिटी स्ट्रांग होंगे। एंड आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। पूरे देश भर में हमेशा एसटीज़ का ये मांग था
कि हमारे तंडा में हमारा राज हो, हमारे जो लोकेलिटी है एसटी पॉपुलेशन है हमारा राज हो, लेकिन किसी ने किया नहीं था। केसीआर साहब जब पावर में आए 3500 प्लस न्यू ग्राम पंचायत हमने क्रिएट किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसटीज का राज होगा, तो उनका इलाके में उन्हीं का राज होगा, तो बाकी दूसरे वाले समझते भी नहीं। तो इस तरीके से फंड्स भी उनके जाएंगे, जो एसटी सब प्लान के फंड्स है ये सारे जीपीस में चले जाएंगे, जो एससी सब प्लान के फंड है दलितों के लिए यूज़ किया जाएगा। और अगर कोई भी कमी पड़ जाती है उस ईयर के बजट में तो ये एससी एसटी सब प्लान के फंड्स नेक्स्ट ईयर पे भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने आप को कमिटमेंट दिया है, डेडिकेटेडली हम काम करते हैं। तो वो फ़र्क तो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में लोग परख लेते हैं, और इसीलिए वापस हम चुन के आएंगे। पर कांग्रेस कहती है कि आपको लिकर स्कैम में जो है इसलिए राहत मिली क्योंकि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। एग्जैक्टली इसीलिए सोनिया मैम को और राहुल जी को भी राहत मिला है क्या? मैं तो कोर्ट में गई हूँ, कोर्ट से डेफिनेटली हम लड़ेंगे। बीजेपी का आप जानते हैं जिस तरीके से उनका बर्ताव है, जिस तरीके के एजेंसीज का मिसयूज़ है, वो तो लोग आज हिंदुस्तान भर में बच्चा बच्चा जानता है कि कहीं पे भी इलेक्शन आ रहा है तो मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है और लोगों को मालूम है, एंड इट इज़ बिकम अ जोक नाउ। अब देखिए आप, राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है तो गहलोत जी के बेटे पे ईडी रेड करती है, तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है स्टालिन जी के बेटे पे ईडी रेड करती है, तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा है तो केसीआर जी के बेटी पे ईडी का चल रहा है। ये तो चक्कर उनका रेगुलर है और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ओवैसी जी के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि पहली बार मुझे लगता है ओवैसी जी खुल के ऐसा बोल रहे हैं कि 9 पे हमको 2, 100 पे उनको 2 टाइप से। तो इस बारे उनके सपोर्ट, क्या ये अनकंडीशनल सपोर्ट है या इसको लेके कोई समझौता, कोई समर्थन की बात आप दोनों के बीच में? देखिए, हम तेलंगाना में एक सेक्युलर फैब्रिक बनाए रखने के लिए, तेलंगाना का हिस्ट्री अलग है पूरे देश से, तो तेलंगाना बनने के बाद हमने इमीडिएटली कहा 2014 में कि हम किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ना चाहते। MIM इज़ अ पार्टी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने उनको फ्रेंडली पार्टी घोषित किया है। बीजेपी ने महिला आरक्षण अभी लागू किया, आप एक खुद महिला हैं, यहाँ भी महिला वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीआरएस अपने पाले में महिलाओं को कैसे रख पाई? लागू कहाँ किया है उन्होंने? वो तो पोस्ट डेटेड चेक है ना। अभी बोल रहे बिल पास कर दिया, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा। वाई डिड दे लिंक इट विथ सेंसस? वाई आर दे लिंकिंग इट विथ डिलिमिटेशन? दे कुड हैव इम्प्लीमेंटेड इट दिस ईयर इटसेल्फ। अभी ये हमारे चुनाव में इम्प्लीमेंटेशन करने का ही हमने मांग किया था, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो वो इनसिंसियर है बीजेपी। मैं तो सोचती हूँ एटलीस्ट 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में ये लागू होनी चाहिए। अगर बीजेपी सिंसियर है, सीरियस है महिलाओं को लेके, उनको तो फ़ायदा इलेक्शन में नहीं मिलेगा, स्पेशली तेलंगाना इलेक्शन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग सब जानते हैं इन्होंने चेक तो दे दिया, तारीख तो डाल दिया, लेकिन अमाउंट अभी डाला नहीं। सो इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक। वैसे तो आप दोनों भाई बहन चुनाव में लगे हुए हैं, आपके भाई उधर शायद हैदराबाद और उसके आसपास देख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है कि दोनों में से कल में केसीआर जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? देखिए, ये तो केसीआर साहब अच्छे रहे, हेल्दी रहे और बहुत देर तक वो जनता में सेवा करते रहे, ऐसा हम सब मानते हैं। और पार्टी का हमारा इस बार भी घोषित सीएम कैंडिडेट केसीआर साहब है, और तेलंगाना की जनता केसीआर साहब के अलावा किसी को पसंद नहीं करते, और हमारे पार्टी में, हमारे भाई बहन के बीच में, सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ही इज़ आवर लीडर, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर। केसीआर साहब इंडिया गठबंधन से भी बाहर ही रहे, हमेशा पहले उन्होंने कोशिशें की, कुछ नेताओं ने मिले, अखिलेश यादव भी उनसे मिले हैं। अखिलेश लेकिन इंडिया गठबंधन में हैं, इन दिनों थोड़ा बयानबाजी कर रहे हैं। तो आने वाले जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनमें बीआरएस का या केसीआर जी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, इंडिया INDA अलायंस तो टिकेगी नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ। ये 5 स्टेट इलेक्शन के बाद में तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही अखिलेश भाई से झगड़ा शुरू हो गया, तो हाँ, उनका अरेंजमेंट ही बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ती है पंजाब और दिल्ली में, फिर बोलते हैं नेशनल लेवल पे अलायंस है। CPI पार्टी से लड़ते हैं, फिर बोलते हैं नेशनल लेवल अलायंस है। फिर TMC और CPI CPM तो एक दूसरे के गले पकड़ के एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मारने तक चले जाते हैं। फिर INDA में अलायंस है, तो ये टिकने वाली नहीं है। जब ज़मीनी स्तर पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन की बात आएगी, इलेक्शंस में कोई नहीं खोना चाहता है ना अपने कैंडिडेचर को, तो कैसे टिके रहेगी? ये तो गलत अरेंजमेंट है एक, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। और NDA के साथ जितने भी ये पार्टीज़ बता रहे हैं 24-25 पार्टीज़ है, उसमें तो 15-16 पार्टीज़ का MP भी नहीं है एक भी। आई थिंक 4 और 5 पार्टीज़ में एक MP है, किसी एक पार्टी का 2 MP से, तो वो तो दिखावा अलायंस है, उसमें अलायंस में कोई है ही नहीं, क्योंकि NDA के सारे अलायंस पार्टनर उनको छोड़ के चले गए। तो हम दोनों के आइडियोलॉजी तो सहमत नहीं है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट है।
और हम अपने आप को नेशनल पार्टी घोषित कर चुके हैं। आगे चल के हर स्टेट में काम करने का कोशिश करेंगे, लोगों का प्यार, लोगों का एक्सेप्टेंस पाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर विजन है कंट्री के लिए। जिस तरीके से हमारे स्टेट के लिए विजन है, उस तरीके से हमारे लीडर के पास कंट्री के लिए अच्छा विजन है। तो वो विजन प्रेजेंट करेंगे, जहाँ लोगों का एक्सेप्टेंस मिलेगा उससे बढ़ते जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों हैदराबाद आए थे, अभी भी चुनाव में, इलेक्शन में आने वाले कैंपेनिंग के लिए। उन्होंने बोला था कि वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, नाम से क्या होता है, काम से मतलब रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम आज 80,000 पर, आई थिंक अराउंड 80,000 पर पर्सन है। तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम 3,17,000 है, और पहले हमारा भी बहुत कम था, लेकिन जब से बीआरएस सरकार आई है पर कैपिटा इनकम बढ़ के हमारा 3,17,000 हुआ। ये इसीलिए हुआ है कि केसीआर साहब ने काम किया है, लोगों को रिच बनाने का कोशिश किया है, लोगों के लिए हर तरीके के काम किया है, डेवलपमेंट किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में ऑलमोस्ट एक कंट्री है, 22 करोड़ का पॉपुलेशन है, और आप क्यों अभी तक ऐसा काम नहीं कर सक रहे हो जैसे केसीआर साहब कर रहे हो? नाम बदल देते हो, इलाहाबाद का प्रयागराज रखते हो, ये करते हो, वो करते हो। अच्छी बात है, अगर लोगों की सेंटिमेंट है तो बदलनी चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम भी तो अच्छा हो, वो मैं सोचती हूँ। इसलिए जब योगी जी यहाँ पे आके भाषण देते हैं, यहाँ के लोग तो हंस देते हैं और छोड़ देते हैं। लिखिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इलेक्शंस के लिए। आप तेलंगाना की चुनावी यात्रा चलती रहेगी। जल्दी मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।